हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थों का पृथक्करण। तो चलिए उसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो हमारा चैप्टर चल रहा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थों का पृथक्करण। अब इससे हम क्या समझते हैं? जैसे कि हम यहाँ पर इमेजेस देख पा रहे हैं, ये 4 इमेज यहाँ पर लगी हुई है। चारों इमेज में हमें क्या दिख रहा है? चारों इमेज में हमें कुछ ना कुछ क्या दिख रहा है कि एक कोई पदार्थ जो है दूसरे पदार्थ से अलग हो रहा है। ठीक, तो यही जो प्रोसेस है इसी को क्या कहा जाता है? सेपरेशन, यानी कि पृथक्करण कहा जाता है बच्चों। अब दूसरी बात यह है कि ये जो पृथक्करण है ना, ये इसका मतलब क्या है? यानी कि सिर्फ दो पदार्थों को पृथक करना, सिर्फ यही सेपरेशन है। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में हम जो सेपरेशन पढ़ते हैं वो किस रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं बच्चों? वो हम ऐसे पढ़ते हैं जैसे हमारे पास क्या है यहाँ पर इमेज 4 में अगर हम देखें बच्चों, यहाँ पर इमेज 4 में अगर हम देखें बच्चों, तो हमें क्या दिख रहा है? ये जो गेहूं है, यानी कि ये क्या है? सारा हमारा अनाज है। और इस अनाज से जो है ये जो कण है ना, ये धूल है, ये इसमें क्या हो सकते हैं? और भी जो ऐसे पार्टिकल्स हो सकते हैं जो हमें नहीं चाहिए, जो अनावश्यक हैं। ठीक है, तो यानी कि अनाज के कणों से जो ये अनावश्यक पार्टिकल्स हैं, अनावश्यक कण हैं, इन्हें क्या किया जा रहा है? अलग किया जा रहा है। ठीक, तो इसी को क्या कहा जाता है? पृथक्करण कहा जाता है। यानी कि ऐसी वस्तु को अलग करना जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, और सिर्फ ऐसी वस्तुओं को रखना जिसकी हमें आवश्यकता है बच्चों। तो यही क्या है? पृथक्करण है। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है उसे रिवाइज करते हैं, और फिर जो है हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जहां पर हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर को छोड़ा था। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले सेपरेशन क्या है बच्चों? कि क्यों किया जाता है सेपरेशन? जिसमें कि हम क्या करते हैं, कोई भी अनवांटेड या अनडिजायरेबल कंपोनेंट होता है उसे अलग किया जाता है। अब अनवांटेड और अनडिजायरेबल कंपोनेंट का मतलब क्या है? यानी कि ऐसे अवयव जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है उन्हें अलग किया जाता है। इसे भी सेपरेशन हम कह सकते हैं। दूसरी चीज, गेट अ प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंसेस। अब सेपरेशन करने के बाद हमें क्या मिलता है? एक शुद्ध पदार्थ मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए भी हम पृथक्करण करते हैं। तीसरी चीज, एक्सट्रैक्ट यूजफुल कंपोनेंट फ्रॉम द सब्सटेंस। यानी कि जो पदार्थ है उसमें से सिर्फ उसी अवयव को अलग करना जिसकी हमें आवश्यकता है ना, जिसको हमें इस्तेमाल करना है, जो उपयोगी अवयव है। ठीक, इसीलिए भी हम क्या करते हैं? पृथक्करण करते हैं। और अगला है रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट। और ऐसे कंपोनेंट जो क्या है? हानिकारक है, या हम कह सकते हैं बच्चों हानिकारक अवयवों को अलग करना, इसे भी क्या कहा जाता है? सेपरेशन या पृथक्करण कहा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन है, हिंदी में अर्थ क्या है पदार्थों का पृथक्करण करने का? पदार्थों को अलग करना। यह एक प्रक्रिया है जिसमें किसी मिश्रण से अलग अलग पदार्थों को अलग किया जाता है। जैसे कि अनाज से भूसी अलग करना, या नमक को पानी से अलग करना। तो ये सारे ही जो एग्जाम्पल्स हैं, कौन से एग्जाम्पल बच्चों? जैसे कि अनाज से भूसी अलग करना, करते हैं ना हम अनाज से भूसी को अलग। अगला, नमक को पानी से अलग करना, है ना। नमक और पानी क्या है? एक मिश्रण है। अगर हमने एक सॉल्यूशन बना के रख दिया, अगर हमने एक बीकर लिया बच्चों, ठीक है, इसमें क्या डाला? जल डाला। क्या डाला? जल डाला। साथ में ऊपर से क्या डाला? कुछ नमक डाला। अब इन दोनों को क्या किया? किसी चम्मच की मदद से क्या कर दिया? घोल दिया। अब जब हमने इसे घोल दिया तो नमक और जल का क्या बन गया? एक घोल बन गया, या हम कह सकते हैं एक मिश्रण बन गया। अब जब इसे हम अलग करेंगे, नमक को अलग, पानी को अलग, तो ये भी क्या कहलाया जाएगा? पृथक्करण कहलाया जाएगा। तो पृथक्करण की जो है अलग अलग विधियां होती है, विभिन्न विधियां होती हैं। जैसे कि हस्तचयन, फटकना, थ्रेसिंग, अवसादन, निथारना, ठीक है, वाष्पीकरण। तो ये सारे ही क्या है? हमारे पृथक्करण की अलग अलग विधियां हैं। तो इस चैप्टर में बच्चों
जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं कि क्या क्यों जो भी हमारे जो पदार्थ होते हैं क्यों उनको पृथक किया जाता है एक दूसरे से, और दूसरी चीज क्या क्या अलग अलग विधियां हैं जिनके द्वारा हम पदार्थों को पृथक करते हैं। तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज ये तो हमने पढ़ लिया कि पदार्थों को पृथक क्यों किया जाता है। इसके हमने चार पांच पॉइंट पढ़ लिए हैं कि पदार्थों को पृथक क्यों किया जाता है। एक तो जो उपयोगी अवयव होते हैं उनको पाने के लिए, दूसरा एक शुद्ध पदार्थ पाने के लिए, तीसरी चीज जो हार्मफुल कंपोनेंट है यानी कि हानिकारक अवयव है उनको किसी पदार्थ से हटाना, या जो हानिकारक और अनवांटेड कंपोनेंट है यानी कि जिनकी अब हमें आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक जो अवयव हैं उनको अलग करना। इसीलिए हम क्या करते हैं, पृथक्करण करते हैं। ठीक, जैसे कि हम क्या करते हैं, अनाज से कंकड़ पत्थर को अलग करते हैं। क्यों किया जाता है अनाज से कंकड़ पत्थर अलग? ताकि हमें जो है शुद्ध अनाज मिल सके, और अनाज को हम क्या कर सकते हैं, उपयोग करते हैं, उसको खाते हैं, कई चीजें करते हैं। ठीक, वैसे ही अगर हम कहें कि आटे को क्या करते हैं हम, जो हमारे पास आटा होता है बच्चों जिनसे हम रोटी बनाते हैं, तो आटे को भी क्या करते हैं हम, छानते हैं ना, चालनी की मदद से। क्यों छानते हैं? ताकि भूसा अलग हो जाए और आटा अलग मिले, ताकि हमें शुद्ध आटा मिले जिससे हम क्या करें, रोटी बनाएं। ठीक, और वो जो भूसा है उसे अलग कर दिया जाता है जो किसके काम आता है, गाय या अलग जो हमारे क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं बच्चों, उनको चारा देने के लिए काम आता है। ठीक, चलिए, तो क्यों किया जाता है ये तो हमने पढ़ लिया। अब इसकी विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं कि इम्प्योरिटीज क्या होती है, होमोजीनस मिश्रण जो है वो क्या होता है, यानी कि सामांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। ठीक है, सामांगी मिश्रण किन्हें कहा जाता है, विषमांगी मिश्रण किन्हें कहा जाता है, ये भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था बच्चों अपने प्रीवियस लेक्चर में। साथ ही अलग अलग मेथड होते हैं सेपरेशन के, जैसे कि हम यहाँ पर ये क्या देख पा रहे हैं, ये क्या है, एक मिश्रण है जिसमें क्या है, देखो अलग अलग बॉल्स हैं या अलग अलग अवयव, हम कह सकते हैं कि अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। आगे हम सामने क्या देख पा रहे हैं, इन सभी कंपोनेंट को क्या किया जा रहा है, पृथक किया जा रहा है बच्चों। ठीक, चलिए, अब पहली विधि है हमारी हस्तचयन की विधि। अब हस्तचयन की विधि क्या है, इस विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है, गेहूं, चावल तथा दालों में कुछ बड़े मिट्टी के कण, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। अब जैसे कि बड़े बड़े कणों की बात करें हम, जैसे कि गेहूं है, चावल है, दाल है, ठीक है, तो इनमें क्या होते हैं, मिट्टी के कण हो सकते हैं, पत्थर हो सकता है, भूसा हो सकता है। तो इनको अलग करना ये क्या है, हमारी हस्तचयन की विधि है। और इस विधि में क्या किया जाता है, हाथ से चुन करके अशुद्धियों को अलग किया जाता है, क्योंकि ऐसी अशुद्धियों की मात्रा बहुत कम होती है। अब इनकी मात्रा बहुत कम है तो इन्हें जो है हम क्या कर सकते हैं, हाथ से ही चयन करके इन्हें क्या कर सकते हैं, अशुद्धियों को अलग कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में, कौन सी स्थिति, जहां पर क्या होती है, अशुद्धियां कम होती है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो अनाज है, तो इसमें ऐसा तो होगा नहीं कि पूरा उसमें मिट्टियां ही मिट्टियां होंगी। अगर हम एक मुट्ठी हाथ में लेंगे तो क्या होगा, तो उसमें बहुत सारी मिट्टी होगी या बहुत सारे कंकड़ पत्थर होंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत कम जो है इनमें इम्प्योरिटीज होती हैं, बहुत कम इनमें क्या होती है, अशुद्धियां होती हैं, जो कि हम क्या कर सकते हैं, हाथ से ही हटा करके उन्हें क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं बच्चों। चलिए, तो इस प्रकार का इसका जो एग्जाम्पल है आपने हमेशा देखा होगा, कई बार देखा होगा। ठीक, जैसे घरों में भी क्या करते हैं, खाना बनाने से पहले मम्मी लोग क्या करते हैं कि जितने भी हमारे क्या होते हैं, जो जैसे चावल बनता है, दाल बनती है घर में, तो उन्हें पहले क्या किया जाता है, हाथ से एकदम क्या किया जाता है, उससे अशुद्धियां पहले अलग की जाती हैं, उसके बाद उनका उपयोग किया जाता है। चलिए, तो ये थी हमारी पहली विधि, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हैंड पिकिंग कहा जाता है। तो सेम वही यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर ये जो हमें इमेज 1 दिखाई दे रही है बच्चों, क्या है, इमेज 1 में क्या है कि जितने भी हमारे क्या है, ये अलग दो हमारे दालों का क्या है, मिश्रण है। इसमें क्या है, कुछ ये वाले पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको,
ये क्या है, इसमें अशुद्धियां हैं, यानी कि बाकी पार्टिकल से अलग ये कुछ पार्टिकल्स हैं। तो इन्हें कैसे हटाया जाएगा? हाथ से चयन करके ही इन्हें क्या किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा बच्चों। इसी विधि को हैंड पिकिंग या क्या कहते हैं, हस्त चयन की विधि कहा जाता है। चलिए, तो चलो ये बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा थ्रेसिंग। ठीक, अब थ्रेसिंग की विधि क्या होती है? थ्रेसिंग का अर्थ क्या होता है बच्चों? थ्रेसिंग अनाज को डंठल से अलग करने की प्रक्रिया है जिस पर यह विकसित होता है और भूसा या इकाई जो इसे ढकती है। तो थ्रेसिंग क्या विधि है? थ्रेसिंग में अनाज को डंठल से अलग करने की प्रक्रिया, यानी कि अनाज को डंठल से अलग किया जाता है जिस पर यह विकसित होता है और भूसा या इकाई जो इसे ढकती है। अब पहली प्रक्रिया हमने क्या देखी थी? सबसे पहले हमने देखी हस्तचयन की विधि। इसमें क्या होता है, हाथ से अशुद्धियों को अलग किया जाता है। अब बात आती है थ्रेशिंग की। ठीक है, तो जब भी हमने क्या देखा है, किसान क्या करते हैं, जब वो क्या करते हैं, अनाज को क्या करते हैं, कटाई करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। तो जब वो हार्वेस्ट करते हैं यानी कि कटाई करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, वो अनाज को, वो जो डंडियां है जिसमें अनाज लगा हुआ रहता है, उससे क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो इसी विधि को क्या कहा जाता है बच्चों, थ्रेसिंग कहा जाता है। अब इस विधि के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में फसल का खाने योग्य हिस्सा ढीला हो जाता है लेकिन रेशे वाला हिस्सा नहीं। ठीक, यह कटाई के बाद और विनोइंग से पहले किया जाता है। अब ये कब किया जाता है, कटाई के बाद। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि जैसे कि बच्चों अभी हमने डिस्कस किया कि कटाई यानी कि हार्वेस्टिंग के बाद किया जाता है और विनोइंग से पहले किया जाता है। ठीक, अब किससे पहले किया जाता है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा, लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि कटाई के बाद ये प्रोसेस की जाती है। पुराने समय में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक में कटे हुए अनाज के दोनों पर थ्रेस से प्रहार किया जाता था और यह काम हाथ से किया जाता था। अब पुराने जमाने में तो क्या किया जाता, दूसरी टेक्निक थी। वैकल्पिक रूप से घोड़े, गधे या बैल डंठल से अनाज को रौंदते थे। इसके बाद भूसे को इकट्ठा किया जाता था और दूर ले जाया जाता था। जबकि अनाज को मलबे को हटाने के लिए विनोइंग किया जाता था। विनोइंग के दौरान, अब विनोइंग की क्या प्रोसेस है, विनोइंग की प्रोसेस हम बाद में पढ़ेंगे बच्चों। तो पहले हमें थ्रेसिंग को, और अच्छे से आप इस इमेज में आप देख पा रहे हैं, इमेज में क्या किया जा रहा है। देखो, पहले जो भी हमारा अनाज है, अब यहाँ पर क्या है, हमें दिख रहा, गेहूं दिख रहा है। ठीक है, तो गेहूं की हार्वेस्टिंग की गई है। इस प्रकार आप ये जो अलग अलग ढेर देख पा रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये सब क्या है, गेहूं के अनाज का क्या है, ढेर है। ठीक, ये क्या है, सीधा हार्वेस्ट करके इस तरीके से ढेर लगाया जाता है। फिर आपको जो है इस प्रकार की ये जो दिख रहा है यहाँ पर लकड़ी का बना हुआ, अब इसमें क्या किया जाता है, इस प्रकार से हाथ में लिया जाता है अनाज और फिर अनाज को जो है इस पर पटका जाता है। ये जो यहाँ पर क्या है लगा हुआ, इस तरीके से ये लकड़ी का है जाली वाला, इस पर क्या किया जाता है, इसको पटका जाता है। जिससे पटकने से क्या होता है, जो अनाज के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, आसानी से बाहर निकल जाते हैं और जो डंठल डंठल है वो अलग हो जाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि अनाज के कण क्या हो जाते हैं, इसमें बाहर निकल जाते हैं और डंठल डंठल अलग हो जाता है। ठीक, चलिए, तो यही जो हमारी प्रोसेस है, यही हमारी थ्रेसिंग की प्रक्रिया होती है बच्चों। अब आपने कई जगह गाँव में देखा होगा कि किस प्रकार थ्रेसिंग की जाती है। कभी कभी हम थ्रेसिंग कैसे कर सकते हैं, एक दूसरी प्रक्रिया भी हो सकती है कि हमने अनाज को क्या कर लिया, एक जगह में रख दिया और उसके ऊपर फिर जो है डंडे से मारा जाता है, जिससे कि जो अनाज के जो कण है वो क्या हो जाते हैं, अपने आप ही डंठल से अलग हो जाते हैं। जब उन्हें पीटा जाता है तो वो डंठल से अलग हो जाते हैं। फिर डंठल डंठल जो है गाय को चारे के लिए या कई चीजों में उपयोग किया जाता है। चलिए, तो सपोज इन अ बाउल देयर आर टू काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, देन यू कैन easily separate one from the other. But when if the size of the component in a mixture is much smaller, the separation technique of threshold are useful for such smaller components.
ठीक। अब ये जो थ्रेसिंग की बच्चों प्रक्रिया है, ये कब यूज की जाती है? ज्यादा यूजफुल किसके लिए है? जो स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि स्मॉलर कंपोनेंट, यानी कि अब जैसे हम बात कर रहे थे कि चावल से जो है कंकड़ को अलग करना, जिसे हम हस्त चयन की विधि कह रहे थे, तो वहां पर तो चावल और कंकड़ दोनों ही क्या होते हैं, थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उन्हें अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अनाज के डंठल में बहुत सारे छोटे छोटे अनाज के कण होते हैं, तो एक एक करके हम हाथ से पिक करके, यानी कि हाथ से उठा करके एक एक दाने को अलग तो नहीं कर सकते। ऐसे करेंगे तो हमें सदियां लग जाएंगी सिर्फ एक बोरा गेहूं इकट्ठा करने में, है ना। इस प्रकार की अगर हम इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो ये थ्रेसिंग की जो विधि है ये किस लिए होती है? जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं इनको अलग करने के लिए, ठीक। A farmer uses the method of threshing to separate grain from the stalk. तो फार्मर यानी कि जो किसान होता है वो इस प्रक्रिया को यूज करता है, उपयोग करता है, किस लिए? ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक, यानी कि अन्न के कणों को, या हम कह सकते हैं अनाज को, स्टॉक यानी कि डंठल से अलग करने के लिए। द स्टॉक आर बीटन टू सेपरेट द ग्रेन सीड। तो स्टॉक स्टॉक जो होते हैं यानी कि डंठल जो होते हैं उन्हें क्या किया जाता है? बीट किया जाता है, यानी कि पीटा जाता है, पटका जाता है, ताकि उनसे क्या हो सके? सेपरेट द ग्रेन सीड, यानी कि जो हमारे अनाज के कण है वो क्या हो सके? सेपरेट हो सके। बुलॉक्स और मशीन्स में भी यूजफुल फॉर थ्रेसिंग। तो ये तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक, जो हम यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, ये तो क्या है? ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन आजकल जो है बुलॉक्स और मशीन द्वारा भी ये थ्रेसिंग की प्रक्रिया की जाती है, जिससे आसानी से बस कुछ ही समय में जो है हमारे जितने भी क्या है अन्न के कण है या अनाज है, ये जितने भी हमारे ग्रेन्स है, वो आसानी से डंठल से सेपरेट हो जाते हैं बच्चों, मशीन द्वारा, ठीक। अब जो ट्रेडिशनल वाला मेथड है जो हमें यहाँ पर दिख रहा है, या इस इमेज में जो मेथड हमें दिख रहा है, उसमें क्या होता है? उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और बहुत ज्यादा क्या लगेगी? मैन पावर लगेगी, यानी कि बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत पावर चाहिए इस प्रोसेस के लिए, और टाइम भी चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद जो है बहुत मेहनत के बाद जो है हमारे जो ये जो अन्न के कण है ये किससे? डंठल से अलग हो जाते हैं। अब जो है मशीन्स होती हैं बच्चों, तो मशीन्स आसानी से क्या कर लेती हैं? ये वाला पूरा काम आसानी से कर लेती हैं। चलिए, तो ये थी थ्रेसिंग की प्रक्रिया जो आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो बच्चों हम दो विधियां पढ़ चुके हैं। अब दोनों ही क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट विधियां हैं। तो दोनों आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। पहली हमने पढ़ी हैंड पिकिंग यानी कि हस्त चयन की विधि, दूसरी है हमारी थ्रेसिंग की विधि। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। बस अब आगे जो भी हम विधियां पढ़ेंगे वो आपको थ्रेसिंग के बाद की विधियां हैं, यानी कि सबसे पहले क्या होती है? हार्वेस्टिंग होती है, फसल की कटाई की जाती है। कटाई करने के बाद क्या किया जाता है? ये थ्रेसिंग की प्रक्रिया की जाती है, जिसमें कि वो जो सूखे हुए डंठल है उनसे अन्न के कणों को अलग किया जाता है, ठीक। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं विनोइंग की प्रक्रिया। अब विनोइंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भूसा अनाज से अलग किया जाता है। अब भूसा अनाज से अलग किया जाता है, अब ये क्या बात हो गई? अभी हमने थ्रेसिंग की प्रक्रिया पढ़ी थी, तो थ्रेसिंग की प्रक्रिया में हमने क्या पढ़ा था कि जो अनाज के जो डंठल हैं उन्हें पीटा जाता है, जिससे कि उसके अन्न के कण अलग हो सके, डंठल अलग हो सके। लेकिन बच्चों जब उन्हें पीटा जाएगा तो क्या सिर्फ अन्न के कण अलग होंगे? साथ में क्या आएगा? साथ में कुछ ना कुछ भूसा भी आएगा, थोड़ा बहुत, ठीक है। डंठल के छोटे छोटे कण भी आएंगे, साथ में थोड़ा बहुत मिट्टी भी आएगी, ठीक। बहुत सारा भूसा रहेगा, है ना, अन्न के कणों के साथ। साथ में कुछ छोटे छोटे हो सकते हैं डंठल के टुकड़े हो, मिट्टी हो, और भी कई सारी अशुद्धियां हो सकती हैं बच्चों, ठीक। तो विनोइंग ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये जो अनाज हमने इकट्ठा किया था, जिसमें इतनी सारी क्या है? अशुद्धियां हैं, उन्हें क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। इसका उपयोग संग्रहित अनाज से कीटों को हटाने के लिए भी किया जा सकता है, और हो सकता है कि उस अनाज के साथ साथ ये जो भूसा डंठल मिट्टी है इसके साथ साथ कुछ इंसेक्ट्स भी हो, तो उन्हें भी हटाने के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। विनोइंग आमतौर पर अनाज की तैयारी में थ्रेसिंग के बाद की जाती है। अपने सरलतम रूप में
इसमें मिश्रण को हवा में फेंकना शामिल है ताकि हवा हल्के भूसे को उड़ा दे, जबकि भारी अनाज वापस गिरने के लिए वापस नीचे आ जाए। तकनीकों में विनोइंग फैन, भूसा को ऊपर उठाने के लिए हिलाई जाने वाली एक आकार की टोकरी का उपयोग करना, या कटे हुए अनाज के ढेर पर एक उपकरण यानी कि विनोइंग फोर्क या फावड़ा का उपयोग करना शामिल है। अब बच्चों, सिंपली इस प्रोसेस में हो क्या रहा है? चलो बच्चों, जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रहा है इमेज में, ठीक। अब हो सकता है ये चावल हो, गेहूं हो, कुछ भी हो सकता है। अब चावल हो या गेहूं हो, दोनों में ही क्या होगा बच्चों? अशुद्धियां होंगी, भूसा होगा, थोड़ा बहुत डंठल होंगे, थोड़ा मिट्टी के कण होंगे। इसके अलावा हो सकता है कुछ क्या हो, इंसेक्ट्स हो, कीट हो सकते हैं थोड़े बहुत, ठीक। तो क्या किया जाता है कि देखो, हवा तो बह रही है, ठीक। तो ऊपर से हाइट से क्या किया जाता है, ये जो अन्न है, ग्रेन है, चावल है, कुछ भी हो सकता है, उसे क्या किया जाता है, नीचे फेंका जाता है, जिससे कि जो अन्न के कण होता है वो तो थोड़ा भारी होता है, वो तो सीधा आकर के यहाँ पर क्या करेगा, एक ढेर बना देगा, ठीक। लेकिन जो हल्का इसमें क्या होता है, हल्का हम कह सकते हैं कि हल्की अशुद्धियां होती हैं, जैसे कि भूसा है, डंठल है, तो वो क्या हो जाती है, हवा से उड़ करके दूर चली जाती हैं, और नीचे हमें केवल क्या मिलता है, शुद्ध पदार्थ मिलता है बच्चों। तो केवल क्या मिलता है नीचे, शुद्ध पदार्थ मिलता है। या हम कह सकते हैं कि अनाज का ढेर नीचे रह जाता है, अनाज का ढेर नीचे आ जाता है, और जो अशुद्धियां हैं, जो उसमें भूसा था, डंठल था, वो हवा द्वारा उड़ जाते हैं। तो ये जो इमेज है बच्चों, ये उत्तराखंड की है, जहां पर चावल को फटकना की प्रोसेस दिखाई जा रहा है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, विनोइंग कहा जाता है। अब इस प्रकार से भी विनोइंग की जाती है, ठीक है। ऐसे ऊपर फेंका जाता है अनाज, ठीक है। तो अनाज क्या है बच्चों, देखो इस तरीके से भी हो सकता है। तो अनाज क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, क्योंकि अनाज क्या है, भारी है, ठीक है। और उसके अलावा जो उसमें हल्की अशुद्धियां हैं, जैसे कि भूसा है या डंठल है या हल्की फुल्की मिट्टी है, तो वो क्या हो जाती है, हवा से किनारे हो जाती हैं बच्चों, और नीचे हमें क्या मिलता है, केवल शुद्ध अनाज। अब इसमें भी हो सकता है थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज हो, ठीक है, थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, लेकिन फिर भी जो है हमें काफी हद तक जो है शुद्ध पदार्थ हमें यहाँ पर मिलता है। फिर इसे इकट्ठा किया जाता है और आगे की प्रोसेस की जाती है बच्चों। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, एक ऊंची तरफ यहाँ पर चढ़ करके इस तरीके से अनाज को नीचे फेंकना, अनाज का नीचे ढेर लग जाएगा, और जो अशुद्धियां हैं वो अलग से चली जाएंगी हवा से, ठीक। तो विनोइंग इज यूज टू सेपरेट लाइटर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम हैवियर कंपोनेंट बाय द विंड। यानी कि लाइटर कंपोनेंट से बच्चों आप क्या समझते हैं, यानी कि जो हल्के अवयव हैं किसी मिश्रण में, और भारी अवयव है, उन्हें क्या किया जाता है, विंड द्वारा यानी कि हवा द्वारा क्या किया जाता है, सेपरेट, पृथक किया जाता है, ठीक। किसे किया जाता है पृथक, जो हमारे कैसे कंपोनेंट है, हल्के अवयव से भारी अवयव को अलग किया जाता है। भारी अवयव तो नीचे आ जाते हैं, और हल्के अवयव जो हैं हवा से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, ठीक। तो ये जो प्रोसेस है, इसे क्या कहा जाता है, विनोइंग कहा जाता है। These separation techniques are commonly used by farmers to separate lighter husk particles from the heavier seed. अब ये जो separation technique है, ये ज्यादातर फार्मर्स यानी कि किसानों द्वारा उपयोग की जाती है, ठीक है। किस में यूज की जाती है, किसानों द्वारा। ये जो हस्क पार्टिकल होते हैं, यानी कि भूसे के जो क्या होते हैं, लाइटर पार्टिकल्स हैं, लाइटर यानी कि हल्के पार्टिकल्स, हल्के कण हैं, इन्हें जो है भारी जो बीज होते हैं, हमारे जो अन्न के कण होते हैं, उनसे अलग करने में इस प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। द लाइटर पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाय द विंड। अब जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो तो क्या होते हैं, विंड द्वारा यानी कि वायु द्वारा अलग किए जाते हैं। द हैवियर सीड फ्रॉम द हीप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ विनोइंग, ठीक। वी कैन यूज ईदर नेचुरल विंड और ब्लो एयर वाइल विनोइंग। अब जो है भारी सीड्स जो है वो नीचे आ जाती हैं, और एक क्या बना देती हैं, ढेर बना देती हैं, जबकि जो हमारे लाइट पार्टिकल्स होते हैं, जो कि होता क्या है, अशुद्धियां ही होती हैं, वो हवा से अलग हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो है हम प्राकृतिक हवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा ब्लो एयर का उपयोग कर सकते हैं, ठीक।
तो ये दोनों चीजों का उपयोग करके जो है हम विनोइंग की प्रक्रिया करते हैं बच्चों। तो अभी तक हमने 3 प्रक्रिया पढ़ी। तो सबसे पहले हमने जो है हस्तचयन की विधि देखी, ठीक, तो कैसे हाथ से पकड़ करके जो है अन्न के कणों से अशुद्धियों को अलग किया जाता है। फिर हमने थ्रेसिंग देखा, थ्रेसिंग में कैसे जो है डंठल से अन्न के जो कण हैं उन्हें अलग किया जाता है। थ्रेसिंग के बाद हमने प्रोसेस देखी बच्चों विनोइंग। अब विनोइंग में क्या होता है कि जो हल्का भूसा है, थ्रेसिंग के बाद जो भूसा या अशुद्धियां बच जाती हैं उन्हें जो है विनोइंग द्वारा हटा लिया जाता है। चलिए, तो अब छलनी का अर्थ यानी कि सीविंग की प्रक्रिया देखते हैं बच्चों। अब सीविंग की प्रक्रिया में क्या हो रहा है, हमारे दैनिक जीवन में हम जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं या उपयोग करते हैं उनमें से ज्यादातर 2 या 2 से ज्यादा शुद्ध पदार्थों के मिश्रण के रूप में होती है, ठीक है। इन शुद्ध पदार्थों को अलग इस्तेमाल करने के लिए हमें मिश्रण से अलग करना पड़ता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि हम सीधे विक्रेताओं से खरीदे गए आटे का इस्तेमाल चपाती बनाने के लिए नहीं करते हैं ना, सीधा रोटी थोड़ी बनाई जाती है। हम क्या करते हैं, पहले उसको चलनी की मदद से उसमें जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो आटे को उसमें लगी अशुद्धियों से अलग करने के लिए हम कुछ खास पृथक्करण तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। अब वो खास तकनीकें क्या है, जो कि क्या होती है, छलनी होती है, ठीक है। तो छलनी की मदद से हम क्या करते हैं, जो आटा है उसमें जो अशुद्धियां हैं उनको अलग करते हैं, ठीक, जिनसे आटा अलग और उसमें जो चोकर होता है जिसे भूसा भी कहा जाता है बच्चों, उसे अलग किया जाता है। फिर हम उसका उपयोग करते हैं, ठीक। अब आपने देखा होगा आटे को छलनी से जब हम अलग करते हैं तो छलनी में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। अब उन छेदों से जो क्या होता है, जो हमारा चोकर है वो तो क्या हो जाता है, ऊपर रुक जाता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, थोड़ा मोटे पार्टिकल्स होते हैं जो छेदों से नीचे नहीं जा पाते, ठीक। वहीं जो आटा होता है तो वो तो फाइन पार्टिकल्स में पिसा हुआ होता है ना, एकदम महीन पिसा हुआ होता है। तो वो उन छेदों से क्या हो जाता है, नीचे निकल आता है और ऊपर क्या बच जाता है, सिर्फ चोकर बच जाता है। तो कणों के आकार में अंतर के आधार पर मिश्रण से कणों को अलग करने की इस विधि को छलनी कहते हैं। तो ये जो विधि है जिसमें क्या हो रहा है, कणों के आकार में अंतर के कारण, है ना, कणों के आकार में अंतर है, इस वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, छलनी से अलग कर पा रहे हैं, ठीक। तो इस विधि को क्या कहा जाता है बच्चों, सीविंग हम कहते हैं या छलनी कहते हैं। इसमें मोटे कणों को महीन कणों से अलग करने के लिए छलनी प्लेटों का उपयोग किया जाता है। तो मोटे कणों से जो हमारे क्या है दूसरे पार्टिकल्स हैं उनको अलग कर किया जाता है इस प्रोसेस में, ठीक, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सीविंग की प्रक्रिया को। चलिए चलिए बच्चों, तो इस प्रक्रिया को और डिटेल में पढ़ेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। चलिए बच्चों, तो आज हमने पृथक्करण की कुछ विधियों के बारे में पढ़ा, जिसमें कि था हस्तचयन, थ्रेसिंग और विनोइंग की विधियां हमने आज पढ़ी। बाकी छलनी यानी कि सीविंग की विधि हमने थोड़ा सा पढ़ी, इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, बाकी उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कहीं पर अगर आपको समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।